कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास के अंदर हम स्टेट ऑफ मैटर में गैसेस स्टेट को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिस्कस कर लिए थे। गैसेस स्टेट डिस्कस करने से पहले मैं एक बार थर्मल एनर्जी को डिस्कस कर लूं, क्योंकि थर्मल एनर्जी क्या होती है, किसी भी मॉलिक्यूल और एटम में जो मोशन होते हैं वो मोशन से रिलेटेड इसकी एनर्जी है। तो इसके लिए है कि थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी अराइजिंग फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स एटम और मॉलिक्यूल। किसी भी एटम और मॉलिक्यूल में मोशन की वजह से जो एनर्जी अराइज होती है उसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। ये जो थर्मल एनर्जी होती है बेटा, ये थर्मल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। तो ये जो थर्मल एनर्जी है, ये जब मैं यहाँ टीई का मतलब यहाँ पर थर्मल एनर्जी को है, ये थर्मल एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होती है और फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। क्योंकि और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, यानी ये मोशन से, काइनेटिक एनर्जी तो मोशन से रिलेटेड एनर्जी है। तो सीधी बात है कि थर्मल एनर्जी कब बढ़ेगी, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। और अगर किसी मॉलिक्यूल का थर्मल एनर्जी बढ़ रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो ये तीनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो ये लिखा हुआ है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, इट इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो गई, एंड इज दस responsible for the movement of particles. This movement of particle is called thermal motion. तो किसी भी पार्टिकल का जो मोशन है उसके बिहाइंड अगर कोई एनर्जी है तो वो थर्मल एनर्जी है। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल को मोशन में रहने देती है, मॉलिक्यूल्स को दूर दूर रखती है एक दूसरे से। तो हमने प्रीवियस क्लास में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़े थे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो तो किसी भी मैटर के पार्टिकल्स को एक दूसरे के क्लोज लाते हैं, और थर्मल एनर्जी जो है किसी भी पार्टिकल, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर ले जाती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का क्या एप्लीकेशन है, या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का क्या रोल है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का ये रोल है कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो उनको एक दूसरे के पास लाती है। और थर्मल एनर्जी का क्या रोल है, थर्मल एनर्जी का ये रोल है कि किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स है वो उनको दूर दूर भेजती है, यानी उनको एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करती है। तो ये एक तरह से दोनों ऑपोजिट फैक्टर्स हैं। तो किसी भी मैटर की जो स्टेट है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी पे डिपेंड करेगी। अगर उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं, अगर किसी गैस के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, IMF का मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं और थर्मल एनर्जी उसकी कम है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं उसकी थर्मल एनर्जी पे, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डोमिनेट ओवर थर्मल एनर्जी। तो इस केस में फिजिकल स्टेट सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा ओवर कर रही है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं थर्मल एनर्जी पर तो वो फिजिकल स्टेट सॉलिड हो जाएगी, और अगर ठीक ठीक कर रही है, एवरेज कर रही है तो लिक्विड हो जाएगा। और अगर तो इस केस में जो मैटर की जो फिजिकल स्टेट बनती है वो सॉलिड बनती है या फिर लिक्विड बनती है। यानी सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा डोमिनेट करेंगे और लिक्विड में भी ज्यादा डोमिनेट करेंगे। पर सॉलिड, अगर इन दोनों में कंपेयर करें सॉलिड और लिक्विड में, तो फिर सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। अच्छा, और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो कम हो और थर्मल एनर्जी इसके ऊपर डोमिनेट कर जाए तो इस केस में मैटर की जो फिजिकल स्टेट बनती है वो गैस बनती है। तो जो मैटर की, इसका मतलब हम मैटर की जो फिजिकल स्टेट है, मैटर की जो फिजिकल स्टेट है वो किस पे डिपेंड करेगी, इन दोनों के रिलेटिव वैल्यूज पर। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टेंड्स टू कीप द मॉलिक्यूल्स टुगेदर बट थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स टेंड्स टू कीप देम अपार्ट। ये तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उनको पास पास में लाते हैं, थर्मल एनर्जी उनको दूर दूर रखती है। These three states of matter are the result of balance between intermolecular forces and the thermal energy of the molecules. तो जब गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड जा रहा है तो प्रीडोमिनेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है।
और अगर सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में जा रहा है तो थर्मल एनर्जी डोमिनेट करेगी। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैटर की ये जो फिजिकल स्टेट है, ठीक है, वो कैसे डिफाइन होती है या किस तरह से डिसाइड होती है, तो उसके लिए अपन को ये रीजन समझ में आना चाहिए। अब हम आगे डिस्कस करते हैं बेटा। कुल मिला के हम अब इस प्रेजेंट चैप्टर में गैसेस स्टेट को डिस्कस करेंगे। तो गैसेस स्टेट में सबसे पहले बता दूं, पीरियोडिक टेबल में टोटल 11 गैसेस हैं, डायरेक्ट एलिमेंटल गैसेस। मैं CO2 SO2 गैस इनकी बात नहीं कर रहा हूं, ये गैसेस तो कंपाउंड है, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में है। तो टोटल 11 गैसेस हैं, इनमें से एक हाइड्रोजन गैस है जो ग्रुप नंबर 1 की है, 15 ग्रुप में नाइट्रोजन है, 16 ग्रुप में ऑक्सीजन है, 17 ग्रुप में फ्लोरीन क्लोरीन है और 18 ग्रुप में नियोन, हीलियम नियोन, आर्गन क्रिप्टॉन, जिनॉन रेडॉन। तो ये जो 11 गैसेस हैं ये पीरियोडिक टेबल के अंदर है। तो अगर आपको कोई पूछे कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट हैं उनमें से कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो हम बोलेंगे 11, हीलियम नियोन, आर्गन क्रिप्टॉन, जिनॉन, फ्लोरीन क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब हम अगर हम बुक के पैटर्न के हिसाब से चले तो बुक के अंदर पहले बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ यानी गैसेस लॉ डिस्कस किए हुए हैं, पर मैं यहाँ पर पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डिस्कस कर लेता हूँ, उससे हमको चैप्टर ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, यानी लॉस भी फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सारे गैसेस के पोस्टुलेट्स हैं, गैसेस के कैरेक्टर्स हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने एक लॉन्ग रिसर्च के बाद कुछ पोस्टुलेट्स डेवलप किए उन्होंने, हम उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। उनको डिस्कस करने से पहले मैं गैसेस का आइडिया दे देता हूं। गैस हमको जो मालूम है, हम पहले से जो जानते हैं, वो क्या चीजें जानते हैं, वो ये जानते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होते हैं, नंबर 1। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पर, ठीक है, जैसे इस रूम के अंदर, इस क्लासरूम में जो गैस भरी हुई है, ठीक है, तो उस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, ये बात अलग है कि जब एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा ऊपर हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते जाते हैं तो गैस की डेंसिटी कम हो जाती है, यानी गैस पर ग्रेविटेशन फोर्स का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। पर हम जब किसी एक कंटेनर की बात कर रहे हैं, हम इस रूम की बात कर रहे हैं और हम इस रूम में बोले कि गैस भरी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्लोर के बॉटम वॉल्यूम पर, ठीक है, गैस का कंसंट्रेशन या डेंसिटी ज्यादा होगी और रूफ के नियर जो वॉल्यूम है वहां पर गैस का डेंसिटी कम होगा, ऐसा नहीं। वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगी एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पर, ठीक है। जब एल्टीट्यूड काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं, दो एल्टीट्यूड्स में काफी ज्यादा डिफरेंस हो गया, जैसे उदयपुर है, अहमदाबाद है, तो ये क्या है, फ्लैट एरियाज हैं, लोअर एल्टीट्यूड्स पर हैं, ठीक है। और अब केदारनाथ हो गया, कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, तो ये हायर एल्टीट्यूड्स पे हो गए। तो अब हम यहां कंपैरिजन करेंगे कि किसी सिंपल उदयपुर, अहमदाबाद, माउंट आबू जैसी सिंपल सिटी पर, ठीक है, जो इतनी ज्यादा हायर एल्टीट्यूड पर नहीं है, तो वहां पर गैस का डेंसिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू माउंट एवरेस्ट और हायर एल्टीट्यूड्स जो भी हैं उस पर। एनीवे, और तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पर, एक नॉर्मल जिस एल्टीट्यूड पर हम प्रेजेंट हैं, उस एल्टीट्यूड पर ग्रेविटी का कोई फोर्स का इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है। और उसके अलावा मैंने इसको गैस के कैरेक्टर्स को समझने के लिए मैं एक अजम्पशन लेता हूं जनरली थोड़ा सा, कि जैसे एक बड़ा सा हॉल है, जैसे क्लासरूम होता है, ठीक है। तो अब उस क्लासरूम में बड़ा सा हॉल है एक, और उस बड़े से हॉल में आप इमेज करो करीब 100 मॉस्किटोस उड़ रहे हैं, उसमें रेंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि एक बड़ा सा हॉल है और उस बड़े से हॉल के अंदर 100 मॉस्किटोस आप देख रहे हो, ठीक है। तो अब आपको अंडरस्टैंडिंग इजीली हो जाएगी। तो ये जो मॉस्किटोस है, इनको आप गैस पार्टिकल्स अज्यूम कर लो।
तो अब आप इन मॉस्किटोज को जब देखोगे, आप उस होल के अंदर बैठे रहो और उन मॉस्किटोज को उड़ते हुए देखो, तो बस यही ऐसा ही किसी कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स रेंडमली मूव करते हैं। और वो 100 मॉस्किटोज हैं, लेकिन उन 100 मॉस्किटोज में कोई भी 2 मॉस्किटोज के बीच का डिस्टेंस देखोगे तो वो बहुत ज्यादा दिखेगी, और वो बार बार दीवार पर भी जाके वॉल पर भी बैठेंगे, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स जाके वॉल से भी कोलाइड करेंगे, और जब वो वॉल से कोलाइड करेंगे तो वॉल पर एक फोर्स पर यूनिट एरिया क्रिएट करेंगे, तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। वो रैंडम मूवमेंट है गैस का। तो और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अब आप कंपेयर करो इन 100 मॉस्किटो, ये जो 100 मच्छर है, ये 100 मॉस्किटोज जो हैं, इन 100 मॉस्किटोज का टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो। कैसे टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे? उन 100 मॉस्किटोज को आप कलेक्ट कर लो, कलेक्ट करके और बिल्कुल कंप्रेस कर दो। कंप्रेस करके अब आप उस वॉल्यूम को देखो तो ये टोटल 100 मॉस्किटोज का वॉल्यूम है। और फिर आप जिस होल की बात कर रहा हूं जिसमें आप बैठे हुए थे, उस होल को देखो तो उस होल का जो वॉल्यूम है, उस होल का जो वॉल्यूम है, उस रूम का जो वॉल्यूम है, वो बहुत बहुत ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? इन 100 मॉस्किटोज के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में। तो हम ये बोलते हैं कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल टोटल वॉल्यूम है, जैसे यहां मॉस्किटोज का टोटल एक्चुअल वॉल्यूम जो है, वो जिस भी होल के अंदर वो मूव कर रहे हैं रेंडमली, उस होल के एक्चुअल वॉल्यूम के कंपैरिजन में, उस होल के वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो मॉस्किटोज का अपना एक्चुअल टोटल वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है। यानी मॉस्किटोज का टोटल एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू होल और क्लासरूम, जो भी मैं अब बोल रहे हैं उसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में। यानी क्लासरूम का वॉल्यूम या हॉल का वॉल्यूम बहुत 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 ज्यादा है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में? उन मॉस्किटोज के एक्चुअल टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में। इसीलिए हम यही चीज गैस के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी कि गैस के मॉलिक्यूल बहुत ही फाइन नेग्लिजिबल वॉल्यूम वाले, माइन्यूट वॉल्यूम वाले पार्टिकल्स हैं। तो अब गैस के मॉलिक्यूल किसी भी क्लोज कंटेनर में होंगे, गैस के मॉलिक्यूल जब किसी भी क्लोज कंटेनर में होंगे, तो गैस मॉलिक्यूल्स, इन सारे गैस मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके अगर हम एक जगह कंप्रेस करके देखें तो उनका जो एक्चुअल वॉल्यूम आएगा वो नेग्लिजिबल आएगा एज कंपेयर टू वेसल इन विच दे इनक्लोज्ड, जिसमें वो बंद थे। तो यही चीजें, ये सारी चीजें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में डिस्कस होती है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो बेसिक अजम्पशंस है, पहला, गैस आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आर रिजिड एंड स्फीयर, जैसे N2, O2, CO2, CH4। हाँ, अब इसमें क्या हो जाता है, और नोबल गैसेस अलग से हो जाती है। नोबल गैसेस मोनोएटॉमिक रहती है, वो एटॉमिक गैसेस हैं। और N2, S2, O2, F2, Cl2, ये सारी की सारी गैसेस मॉलिक्यूलर गैसेस हैं। सेकंड है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, अब मैं यहां पर सेकंड पॉइंट को थोड़ा क्लियर कर रहा हूं। ये जो वही मैंने मॉस्किटो वाला एग्जांपल दिया, तो सेकंड पॉइंट को मैं क्लियर करूं उससे पहले मैं एक पॉइंट और क्लियर कर रहा हूं कि गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता है। समझना बेटा, गैस का कोई अपना वॉल्यूम नहीं होता है। गैस है नो इट्स वॉल्यूम, ठीक है, गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता है। गैस जिस भी वॉल्यूम में जाएगी उसी वॉल्यूम को वो पूरी तरह से ऑक्यूपाई करेगी। जैसे समझो बेटा, जैसे मेरे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन को मैंने चलो 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लेते हैं। 2 ग्राम हाइड्रोजन मतलब 1 मोल हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो मेरे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस है। अब मेरे पास जब 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस है तो मैंने इस 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस को 1 लीटर के कंटेनर में डाल दिया। तो अब इस केस में 2 ग्राम हाइड्रोजन का जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो 1 लीटर हो जाएगा, क्योंकि वो उसमें जाके थ्रू आउट स्प्रेड हो जाएगा। अभी मैंने क्या किया, इसी 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस को निकाला और 5 लीटर के कंटेनर में शिफ्ट कर दिया। तो वो 5 लीटर के कंटेनर में थ्रू आउट स्प्रेड हो जाएगी। तो अब इस केस में क्या हो गया, इस 2 ग्राम हाइड्रोजन का वॉल्यूम रेस होकर 5 लीटर हो गया।
चलो हम वापस हमने क्या किया, इसी 5 लीटर कंटेनर में जो H2 गैस है 2 ग्राम, इस 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस को निकाला और 10 लीटर के कंटेनर में शिफ्ट कर दिया, तो वो 10 लीटर में थ्रू आउट स्प्रेड हो जाएगी और 2 ग्राम हाइड्रोजन का वॉल्यूम 10 लीटर हो जाएगा। इसका मतलब किसी भी गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी गैस का अपना खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता है, वो तो जिस वेसल में इनक्लोज्ड है, जिसमें वो बंद है, जिसमें वो प्रेजेंट है, उसके ही वॉल्यूम को पूरी तरह से ऑक्यूपाई करके अपना बना लेती है। यानी गैस का वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेसल। ठीक है, तो मैं ये बोलूं कि मेरे पास 3 लीटर का कंटेनर है, 3 लीटर का वेसल है, कंटेनर बोलना ठीक नहीं है, 3 लीटर का वेसल है और उसमें कोई गैस भरी हुई है, तो बताओ उसका वॉल्यूम कितना है, तो हम बोलेंगे 3 लीटर। ठीक है, तो जो गैस का वॉल्यूम है वो ही वेसल का वॉल्यूम है और जो वेसल का वॉल्यूम है वो ही गैस का वॉल्यूम है। यानी गैस जिस भी वॉल्यूम में जाएगी उसको अपना बना लेगी, गैस जिस भी वॉल्यूम में जाएगी उसको अपना बना लेगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये टर्म आ जाए कि गैस का वॉल्यूम, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गैस का वॉल्यूम वही है जो कंटेनर का वॉल्यूम है या वेसल का वॉल्यूम है। जिस सिस्टम में वो बंद है उस सिस्टम का जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम होता है। तो इसका मतलब गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में उसका जो खुद का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है। जैसा मैंने कहा था कि एक हॉल के अंदर 100 मॉस्किटो से घूम रहे हैं, रेंडम मूवमेंट कर रहे हैं, तो हॉल का जो वॉल्यूम है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में मॉस्किटोस का एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। तो वही चीज था ये पॉइंट जो मैंने कहा, सेकंड आपको वापस बता रहा हूं, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वेसल इन विच इट इनक्लोज्ड। ये ध्यान रखना। अब इस लाइन को, इस पॉइंट को इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लैंग्वेज भी सही लिखी हुई है क्योंकि जो वेसल का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो सेकंड पॉइंट को आप यूं समझ लो, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इन विच इट इनक्लोज्ड। ये भी लगा सकते हो, नहीं लिखेंगे तो भी चलेंगे क्योंकि जो गैस का वॉल्यूम है वही वेसल का वॉल्यूम है। थर्ड है, देयर आर नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली वो एक दूसरे से इतना दूर दूर है कि वो एक दूसरे से किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं रखेंगे। फोर्थ है, गैस मॉलिक्यूल्स रिमेन इन रैंडम मोशन रिजल्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल एज वेल एज विद द वॉल ऑफ कंटेनर्स। ऑल सच कोलिजन विल बी परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर। मैं बता रहा हूं इलास्टिक इन नेचर का मतलब भी क्या है। तो ये बोल रहे हैं कि गैस मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं, एक दूसरे से बराबर टकराते रहते हैं और जब वो एक दूसरे से कोलाइड कर लेते हैं तो अपना डायरेक्शन भी चेंज कर लेते हैं। लेकिन साथ में जब किसी क्लोज कंटेनर के अंदर वो बंद है तो लगातार उसकी वॉल पे भी क्या करते रहेंगे, वॉल पर भी क्या करते रहेंगे, कोलिजन करते रहेंगे। और जब वो वॉल पे कोलिजन करेंगे तो वॉल के एरिया पर फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप हो जाएगा क्योंकि ये मैंने हाथ यहां से टकराया, मेरा हाथ यहां पर कोलाइड हुआ तो इस सरफेस पर एक फोर्स बना, तो फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो गैस का जो प्रेशर है, किसी भी क्लोज कंटेनर में हम गैस भर देते हैं, जितनी ज्यादा गैस भर देते हैं उसमें प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि कंटेनर की वॉल पर नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ती है जिससे फोर्स पर यूनिट एरिया कंटेनर की इनर वॉल के सरफेस पर बढ़ जाता है। और परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन क्या होती है ये अभी मैं डिस्कस करता हूं। गैस एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, अभी डिस्कस कर ही लिया हमने। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में ट्रेवल द डिफरेंट स्पीड बट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ऑब्वियसली इतने सारे मॉस्किटोस अगर एक हॉल में घूम रहे हैं तो सब एक यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं घूम रहे हैं, सब अलग अलग स्पीड से घूम रहे हैं, सब में एक अलग अलग वेलोसिटी है। ठीक है, तो उसी तरह से गैस किसी भी कंटेनर के अंदर जब गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं तो सबकी स्पीड अलग अलग होती है लेकिन एवरेज स्पीड इक्वल रहती है और इस वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस मॉलिक्यूल का जो सैंपल है वो फिक्स रहती है। और किसी भी गैस मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी
हम लिखते ये हैं लेकिन ये हमेशा एवरेज है, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्योंकि हम किसी भी कंटेनर के अंदर अगर गैस फिल करी हुई है और हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का मास तो कांस्टेंट होता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से गैस के मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी बढ़ जाता है। वेलोसिटी बढ़ने से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ने से उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, 298 केल्विन टेम्परेचर पर, 310 केल्विन टेम्परेचर पर, 350 केल्विन टेम्परेचर पर, एक कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लें, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गैस का एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता है। रीजन क्या है, परफेक्ट कोलिजन। परफेक्ट कोलिजन क्या है मैंने कहा अभी डिस्कस करते हैं, पहले ये पॉइंट पढ़ लें अपन। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन ऑन गैस मॉलिक्यूल्स एट पर्टिकुलर एल्टीट्यूड, ठीक है। वॉल्यूम, गैस डू नॉट हैव देयर ओन वॉल्यूम, मैंने अभी डिस्कस किया। द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज टेकन एज द वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। यानी वही वाली बात है जो मैंने बताया कि जो कंटेनर है, जो वेसल है, उसका जो वॉल्यूम है उसको पूरा गैस ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट अभी डिस्कस किए ही है मैंने। पार्टिकल ऑफ गैस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन। देखो इसको मैं एक और एग्जांपल से देखता हूं। आपने वो एक प्ले देखा होगा, खेल देखा होगा, बिलियर्ड्स बोलते हैं जिसको, और जिसके अंदर क्या होता है, एक टेबल होती है, ग्रीन कलर की टेबल, बड़ी सी टेबल होती है, और इस तरह से स्टिक्स होती है, दो प्लेयर होते हैं, और वहां रेड वाइट कुछ स्पेशल मेटल की बनी हुई स्फीयर, परफेक्टली स्फीयर बॉल्स होती है। फिर उसको हम इस तरह से करके उस बॉल को अपन ऐसे करते हैं तो वो बॉल को, ये बॉल का, उस बॉल को, ये जो स्टिक का एंड है उस बॉल को हिट करता है। उस हिट करने से वो जो बॉल्स हैं वो मूवमेंट में आ जाती है। तो एक साथ 3-4 पर्सन उस पर इस गेम को प्ले करते हैं तो क्या होता है कि सब अपनी स्टिक से इस तरह से बॉल को हिट करते हैं तो सारी बॉल्स में मोशन आ जाता है। अगर उसमें 10-12 बॉल्स है तो सारी बॉल्स में मोशन आ जाता है। तो सारी बॉल्स जब मोशन आ जाता है तो वो एक दूसरे से भी कोलाइड करती है, और साथ में जो इसके कॉर्नर्स हैं, एजेस हैं, एज वहां पर भी वो कोलाइड करती है और अपने डायरेक्शन बदलती रहती है। एनीवे, लेकिन अगर आपने उस खेल को अधिकतर स्टूडेंट ने ध्यान से देख रखा है, ठीक है, तो आपने वो देखा होगा कि जब वो बॉल पर हिट करते हैं तो वो बॉल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो स्ट्रेट लाइन में जाती है। यू जाएगी तो यू जा रही तो यू जाएगी, यू नहीं, यू जाते हुए अपने आप मुड़ गई, ऐसा नहीं होगा कि जैसे ये जा रहा अपने आप मुड़ गई, ऐसा नहीं होता जैसे कार मुड़ जाती है, ठीक है। वो तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा, और स्ट्रेट लाइन में तब तक जाएगा जब तक कि वो दूसरी कोलिजन में एंटर नहीं करे। यानी जैसे एक बॉल है और वो बॉल उस प्ले पे आप देख रहे हो कि वो बॉल स्ट्रेट जा रही है, अचानक सामने से दूसरी बॉल भी आ रही है, इधर से एक बॉल आ रही है, ये इधर से एक बॉल आ रही है, दूसरी बॉल ये आ रही है, ये कोलिजन हुआ। जिस पॉइंट पर कोलिजन हुआ उस समय वापस दोनों अपना डायरेक्शन बदल लेती है। तो दो कोलिजन के बीच में हमेशा वो बॉल्स आपको स्ट्रेट चलती हुई दिखेगी, और जैसे ही नेक्स्ट कोलिजन होगी तो वापस उसका डायरेक्शन बदलेगा, और वो तब तक वापस दोनों बॉल्स स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी जब तक कि वापस उन दोनों बॉल्स को नेक्स्ट कोलिजन नहीं मिले। तो दो कोलिजन्स के बीच में गैस मॉलिक्यूल भी उसी तरह से स्ट्रेट मूव करते हैं, और दो कोलिजन के बीच में जितना गैस मॉलिक्यूल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं, दो कोलिजन्स के बीच में जितना गैस मॉलिक्यूल्स डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं उसको मीन पाथ बोलते हैं, उसको मीन एवरेज पाथ बोलते हैं, ठीक है। तो एनीवे, अब ये लिखा हुआ पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन, they collide with each other and with the wall of the containers. Pressure is exerted by the gas as a result of collision of the particle with the wall of the container. Collision of gas molecules are perfectly elastic. मैंने अभी कहा ना, मैं इलास्टिक कोलिजन्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। इसका मतलब ये होता है कि ये देखो, इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि टोटल उस जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। पर मैं क्लियर कर देता हूं,
एक एग्जांपल से, वो एग्जांपल से समझ में आएगी, ज्यादा अच्छा है। ये दो गैस मॉलिक्यूल्स हैं और मैंने इनका एक काइनेटिक एनर्जी अज्यूम कर लेता हूं। सपोज करो इसकी काइनेटिक एनर्जी 8 है और इसकी काइनेटिक एनर्जी 16 है या 18 है और इसकी 10 कर देते हैं। चलो, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 10 है और इसकी 18 है। अब ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास में आए, मतलब एक मूवमेंट में है। मूवमेंट में है तो क्या होगा कि एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, फिर इन दोनों के बीच में ये कोलिजन हुई। कोलिजन होते ही वापस ये मूव करके चले गए। डायरेक्शन बदलेगा, मैं नहीं बदल रहा हूं, ये बात अलग है, ठीक है ना। अब क्या हो गया, अब ये हुआ कि ये दोनों इधर आए, एक दूसरे की तरफ आए और ये इनकी कोलिजन हो गई। कोलिजन होने के बाद अब ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, जरूर नहीं इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है 2D में, ठीक है। अब ये इधर दोनों इस तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट, तो ये दो कोलिजन के बीच में स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे जब तक कि नेक्स्ट कोलिजन नहीं होती है, वो पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जैसे ही कोलिजन हुई, ठीक है, तो वापस इनकी कोलिजन होने, अच्छा अब यहां पर टोटल एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी है बिफोर कोलिजन, ये तो हुआ बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन इनकी टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी 28 है। मैं दो एग्जांपल लेके बता रहा हूं। और ये हो गया हमारा आफ्टर कोलिजन। ये वाली सिचुएशन है हमारी आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन क्या हुआ? आफ्टर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन इसकी वैल्यू हो गई सपोज करो 14, तो और इसकी भी 14, और जरूरी नहीं कि 14 हो, ऐसा भी हो सकता है इसकी वैल्यू हो गई 14 की जगह 16, इसकी वैल्यू हो गई 14 की जगह 12, कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन एक चेंज नहीं होगा। अब इसकी टोटल वैल्यू क्या हो गई? ये हो गई। तो ये तो हुआ, ये हो गई टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज अब समझ में आ गया। एवरेज इसलिए हो गया कि इन सब की जो सम आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं। तो 10 + 18 = 28। तो बिफोर कोलिजन एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की कितनी थी? 28। कोलिजन हुआ और कोलिजन के बाद दोनों, ठीक है, दोनों जो गैस मॉलिक्यूल्स थे, जिसको मैं ए और बी बोल रहा हूं, जिसको मैं ए और बी कह रहा हूं, तो अब ए और बी दोनों की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज तो चेंज हो गई। ए और बी दोनों की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो गई, लेकिन उनका जो सम है वो चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह अगर कोलिजन इस तरह की होती है, तो इस तरह की कोलिजन को हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। और इसका एक पूरा चैप्टर है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। हमारे यहाँ तो एक पॉइंट है खाली। तो कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। दिस मींस दैट टोटल एनर्जी से मतलब यह काइनेटिक एनर्जी से है। This means that total kinetic energy of molecule before and after the collision remains same. There may be exchange of energy between the colliding molecules, जो इस एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर है। एक्सचेंज हो गई, इसकी 10 से बढ़कर 16 हो गई और इसकी 18 से कम होकर 12 हो गई, ठीक है। Their individual energy may change, हो गई individual energy may change, but the sum of their energies remains same. 28 है तो बाद में भी 28 है, ठीक है। If there were loss of kinetic energy, मान लो अब ये बोल रहा है if लगा रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता। यानी वो कह रहा है कि अगर मान लो कोलिजन हो रही है और गैस मॉलिक्यूल धीरे धीरे अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करते जा रहे हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी लूज करते जा रहे हैं मतलब अपनी थर्मल एनर्जी लूज करते जा रहे हैं। मैंने बताया था ना थर्मल एनर्जी क्या है। थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल और एटम्स के मोशन की वजह से अराइज हुई एनर्जी है, ठीक है। तो अगर ये मान लिया जाए थोड़ा सा कि ऐसा अपन अज्यूम कर लें कि मान लो ऐसा होता कि गैस मॉलिक्यूल जब कोलाइड कर रहे हैं तो कोलिजन में वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर रहे हैं, मतलब थर्मल एनर्जी को लूज कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उनके मोशन यानी थर्मल एनर्जी यानी मोशन उसके स्टॉप होते जाएंगे, स्लो होते जाएंगे और अल्टीमेटली एक टाइम मोशन इतना ज्यादा स्लो हो जाएगा कि वो बॉटम में सेटल होने लग जाएंगे। पर हमने आज तक नहीं देखा है
कि कोई गैस किसी कंटेनर में पड़ी हुई हो और 15-20 दिन बाद हमने देखा बॉटम में वो सेटल है, ऐसा नहीं होता है। जो ये प्रूव करता है कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में गिवन टेम्परेचर पर जो आपस में कोलिजन है, म्यूचुअल कोलिजन है, वो परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं बेटा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मैंने कहा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो अभी बताया मैंने, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्यों काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी या स्पीड बढ़ जाएगी। इट इज सीन दैट ऑन हीटिंग अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी किसी क्लोज कंटेनर में आप गैस को हीट करो, किसी क्लोज कंटेनर में आप गैस को हीट करो, द प्रेशर इंक्रीज ऑन हीटिंग द गैस, on heating the gas, kinetic energy of the particle increase and this strike the wall of the container more frequently, thus exerting more pressure। सीधी सी बात है कि किसी क्लोज कंटेनर में आपने किसी क्लोज कंटेनर, क्लोज कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब हुआ किसी क्लोज कंटेनर में आपने गैस को हीट किया। गैस को हीट करोगे तो अंदर प्रेशर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हीट करने से गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ी है तो वो उसकी जो कोलिजन होगी कंटेनर के इनर वॉल के सरफेस पर, वो इंक्रीज हो जाएगी, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। मोर फ्रीक्वेंटली वो फटाफट कोलाइड करेंगे। पहले लो टेम्परेचर पर धीरे धीरे कोलाइड कर रहे थे, हाई टेम्परेचर पर तेज तेज कोलाइड करेंगे, तो इससे उसका प्रेशर बढ़ जाएगा अंदर का। अब ये जो हमने अभी पॉइंट डिस्कस किए, ये सारे के सारे पॉइंट जो होते हैं, जो ये सारे के सारे जो पॉइंट थे, इनको बोलते हैं पोस्टुलेट्स और अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हम माइक्रोस्कोपिक मॉडल और मोलिकुलर मॉडल भी बोलते हैं यहाँ पर। तो माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की पोस्टुलेट हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बेस पर कुछ कैरेक्टर भी सामने आ रहे हैं। अब आपसे कोई पूछे, उसके फेवर में भी ये एविडेंस बोल सकते हैं हम कि देखो हमने ये देखा है कि किसी क्लोज कंटेनर में गैस फिल करी हुई है। ठीक है, अब आप उस क्लोज कंटेनर का अगर कोई ओपन आउटलेट है, उसको आपने ओपन कर दिया, या उसको उस क्लोज सिस्टम को आपने ओपन सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, उसको खोल दिया, तो उस गैस बाहर एक्सपांड हो जाती है। यानी गैस में एक फ्री एक्सपांशन होता है। गैस अपने आप एक दूसरे से दूर दूर चली जाती है। कहने का मतलब तो गैस ये जो इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं? ये एक्सपांशन प्रॉपर्टी है गैस की। ये गैस की कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सपांशन प्रॉपर्टी है। यानी आपने क्या किया, एक बॉक्स है, थोड़ा छोटा सा बॉक्स है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इतना छोटा सा बॉक्स है, और उसमें 100 मच्छर भर के रखे हैं आपने। ठीक है, जैसे आप उस बॉक्स को ओपन करोगे, वो मच्छर तेजी से बाहर उड़ जाएंगे। ठीक है, या जैसे मधुमक्खी के छत्ते पे मधुमक्खियां बैठी है, ठीक है ना, बी कॉम पर बहुत सारी बीस हैं। ठीक है, मधुमक्खी की छत्तों पर बहुत सारी मधुमक्खियां बैठी है। आप उसको थोड़ा सा हिला दो, उस छत्ते को, कॉम को, तो वो मक्खियां कैसे एकदम तेजी से दूर उड़ती है। उसी तरह से गैस भी एक्सपांड हो जाती है। तो गैस का एक्सपांशन, स्पॉन्टेनियस गैस का एक्सपांशन होना, डिफ्यूजन होना, क्या बताता है? गैस के बीच में किसी प्रकार का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है। यानी गैस में एक्सपांशन प्रॉपर्टी होती है, जो किस चीज को सपोर्ट करती है? जो इस पॉइंट को सपोर्ट करती है कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल है। अगर गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स इफेक्टिव होते तो उसकी एक्सपांशन की प्रॉपर्टी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी हम देख रहे हैं। दूसरा है कंप्रेसिबिलिटी। हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, हमारे पास 20 लीटर गैस है, हम उसको कंप्रेस करके 1 लीटर में भी इजीली ले आते हैं। तो गैस में कंप्रेसिबिलिटी होना इस पॉइंट को सजेस्ट करता है कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत है, इसीलिए वो हम उनको जब इकट्ठा करते हैं तो वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा डिस्टेंस होगी तभी तो हम उनको एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि जैसे मॉस्किटोस बहुत दूर दूर उड़ रहे हैं तो हम उनको इकट्ठा करके एक कम जगह में ला सकते हैं।
और अगर इनके गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस पहले से ही कम होते हैं तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं आती, क्योंकि वो थोड़ा सा ही कंप्रेस हो गया उसका कंप्रेशन स्टॉप हो जाता, क्योंकि उनके वॉल्यूम एक दूसरे को पास में आने से रोक देते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब सीधी बात है, एक्सपांशन प्रॉपर्टी, किसी भी गैस में एक्सपांशन प्रॉपर्टी है तो वो ये प्रूव करती है कि गैस मॉलिक्यूल्स के में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल है। किसी भी गैस में अच्छी कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेशन की प्रॉपर्टी है तो वो ये प्रूव करती है कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो उनको आसानी से पास पास में लाया जा सकता है। उसके अलावा डिफ्यूजन, तो गैस में हाईली डिफ्यूजन है, वो तेजी से डिफ्यूज होकर फैल जाती है, यानी वही हुआ एक्सपांशन वाली प्रॉपर्टी हुई डिफ्यूजन भी, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की नेग्लिजेंसी को बताती है। इफ्यूजिबिलिटी, अच्छा अब डिफ्यूजन और इफ्यूजन में क्या फर्क होता है? डिफ्यूजन मतलब तो क्या हुआ, जैसे आपने एक परफ्यूम की बोतल है, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, आपने ओपन कर दी तो उसकी स्मेल थ्रू आउट स्प्रेड हो जाती है, ये हुआ डिफ्यूजन। आपने परफ्यूम लगा रखा है और उसकी स्मेल आपके आसपास के जो पर्सन है उनको आ रही है, ये हुआ डिफ्यूजन, सॉरी डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, कोई भी चीज फैलती है, धुआं है, आग लगाते हैं तो धुआं है, तो स्मोक है, स्मोक का इफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, व्हीकल से जो स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, उस वो डिफ्यूजन हो रहा है। और डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी माइन्यूट पोर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना, जैसे टायर पंचर हो गया। ठीक है, तो टायर पंचर हो गया, या बलून है, बलून में आप एक ऑलपिन निडल से उसमें माइन्यूट पोर कर दो तो गैस बाहर रिसती हुई आएगी। तो तो इफ्यूजन और डिफ्यूजन में क्या फर्क है, समझ में आ गया? इफ्यूजन जो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। नंबर वन, ज्यादा हाई प्रेशर होना चाहिए, जैसे किसी बलून में गैस भरी हुई है और वो लीक हो रही है। ठीक है, और टायर पंचर हो गया तो गैस बाहर लीक हो रही है। बलून के अंदर, बलून में हाई प्रेशर पे गैस भरी हुई है और फिर आपने उस पर एक निडल से छोटा सा पोर कर दिया तो गैस लीक हो रही है, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इफ्यूजन। ठीक है, गैस मिक्स और गैस एक दूसरे के अंदर इजीली मिक्सअप हो जाती है, बिल्कुल। तो गैस एक दूसरे के अंदर इसीलिए एंटर कर जाएगी कि दो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो तीसरा घुसेगा ही उसके अंदर। ठीक है, अब बहुत सारे मॉस्किटोस उड़ रहे हैं, अब कुछ 15-20 नए आ गए, या 15-20 आ गए, या कोई डिफरेंट टाइप ऑफ मॉस्किटो आ गए, तो वो भी उनके साथ इंटरमिक्स हो जाएंगे। रीजन ये है कि उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा है। अब ये सारे पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम पढ़ते हैं द गैसेस लॉ। गैसेस लॉ के अंदर हम डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, हैमिल्टन लॉ, जिसको गैलोसाइड लॉ भी बोलते हैं, एवोगैड्रो लॉ। ये मेनली 4 गैसेस लॉ है, और इनमें से जो ये गैसेस लॉ है बेटा, इनको हम में से फर्स्ट लॉ बॉयल्स लॉ डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये जो लॉस हैं इसको डिस्कस करने से पहले मैं क्लियर कर दूं, गैस के जनरली नहीं, गैस के 3 वेरिएबल हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब वो चेंज हो सकते हैं। जैसे मैंने किसी गैस को हीट किया तो उसका प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। ठीक है, या किसी ऑलरेडी प्रेजेंट किसी सिस्टम में कोई गैस है, अब मैंने उस सिस्टम का वॉल्यूम कम कर दिया तो प्रेशर इंक्रीज होने लग गया, या वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर कम होने लग गया, या मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैस एक्सपांड होकर अपना वॉल्यूम बढ़ाने लग गई। तो क्या आप क्या देख रहे हो, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये तीनों गैस के चेंज होते रहते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो ये गैस के 3 वेरिएबल, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये इनको 3 वेरिएबल बोलते हैं गैस के। तो गैस के ये जो 3 वेरिएबल है, पीटीवी, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये पीटीवी जो है ये आपस में किस तरह से रिलेटेड है, इसको गैसेस लॉस ने एक्सप्लेन किया। अब 3 वेरिएबल को एक साथ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके लिए 3D ग्राफ बन जाते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए इन गैसेस लॉ में क्या किया गया, दो वेरिएबल लिए गए और एक को कांस्टेंट कर लिया। 3 में से 2 वेरिएबल लिए, एक को कांस्टेंट कर दिया। अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे बॉयल्स लॉ है, तो बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम 2 वेरिएबल लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए
इन्होंने देखा कि प्रेशर चेंज और प्रेशर चेंज का वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है या वॉल्यूम चेंज का प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो अपने आप आपको समझ में आएगा। जैसे मेरे पास एक क्लोज ये एक सिस्टम है और इसमें एक m मास गैस भरी हुई है, इसके अंदर m मास गैस भरी हुई है। अब जब इसमें m मास गैस भरी हुई है, 10 ग्राम 15 ग्राम 25 ग्राम कुछ भी है, तो m मास गैस भरी हुई है। अब इसमें जो गैस भरी हुई है तो देखो इसमें ये मूविंग पिस्टन है, ये मासलेस फ्रिक्शनलेस मूविंग पिस्टन है और ये होगी। अब यहां पर मेरे पास m1 गैस है, m1 मास गैस है, गैस भरी हुई है और मैंने इसको गैस को पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहा हूं, यानी कंप्रेस कर रहा हूं। अब मैंने क्या कहा, बॉयल्स ने क्या कहा, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन लिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो अगर यहां का टेम्परेचर T1 है, यहां का T2 है, यहां का T3 है, तो तीनों टेम्परेचर को इक्वल रखना है, तीनों टेम्परेचर को इक्वल रखना है। तो हम अब इसके अंदर ये हमारा इस गैस का वॉल्यूम V1 हो गया, अब गैस का वॉल्यूम V2 हो गया, गैस का वॉल्यूम V3 हो गया। तो अब आपको क्लियर है, देखो मैंने इसीलिए पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा दिया। अब आपको कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि जो ये सिस्टम का जो वेसल का जो वॉल्यूम है वही M1 गैस का वॉल्यूम रहेगा। तो V1 V2 V3 क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, करेक्ट आंसर। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और वेसल, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम होने से अब यहां पर अगर प्रेशर P1 है, प्रेशर P2 है, प्रेशर P3 है। आपने ऑब्वियसली देखा हुआ है, किसी कोई बलून में गैस भरी हुई है, आप उसको कंप्रेस करो वो बस्ट हो जाएगा। आपने उसको जोर से दबाया वो बस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कम होने से अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, तो अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा यहाँ सॉरी बेटा मैंने गलत लिख दिया ना, या इनिशियल वॉल्यूम तो ज्यादा है, फिर वॉल्यूम कम हुआ और कम हुआ, ठीक है ना। तो कभी कभी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है पढ़ाते वक्त, तो उसको इग्नोर किया करो। तो वो मैं वापस मेरी नजर चल जाती है तो मैं उसको करेक्शन कर देता हूं। तो ये M1 मास हो गया, M1 तो वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि जो गैस का वॉल्यूम है वही कंटेनर का वॉल्यूम है। अब हम यूं लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो हमने पिस्टन को नीचे कर दिया, वॉल्यूम कम होता गया, वॉल्यूम कम होता गया तो प्रेशर बढ़ता गया, वॉल्यूम कम होता गया तो क्या होता जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होता गया। यानी हमने जैसे बलून को प्रेस किया, प्रेशर बढ़ गया, तो बलून की वॉल्स ने उस प्रेशर को सहन नहीं कर पा रही है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, तो बस्ट हो रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है, मैं ये कह सकता हूं कि लेफ्ट राइट चल रहे हैं हम, यू चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यू चल रहे हैं तो टेम्परेचर रिमेन सेम, ठीक है, टेम्परेचर तो सेम है। सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब कंटेनर वेसल, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो हमको क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो क्या हो गया, तो देखो इट स्टेट दैट फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। तो ये कब आएगा, ये आएगा एट गिवन टेम्परेचर, जो गिवन टेम्परेचर है, यानी यह टेम्परेचर फिक्स रखना पड़ता है। और अगर हम एक अजम्पशन ले लें इन वैल्यूज का, तो यहां कुछ वैल्यूज तो होगी। सपोज करो मेरे पास यहां पर V1 की वैल्यू है, V1 है 10 लीटर,
V1 है 10 लीटर, V2 है 5 लीटर, V3 है 2.5 लीटर। तो मैंने वैल्यूज ले ली कुछ। P1 है 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P2 है, ठीक है, P2 है तो 10 से 5 हुआ तो वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ हो गया, तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, प्रेशर डबल हो जाएगा। प्रेशर जितना भी इनिशियल प्रेशर 1 atm, ये जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है जो नॉर्मल एल्टीट्यूड पर होता है, जो आप और हम फील कर रहे हैं, ठीक है, जनरली वो 1 atm के बराबर है, ठीक है। और मैं प्रेशर के बारे में और प्रेशर की यूनिट्स के बारे में भी नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करूंगा। ये सब टॉपिक धीरे धीरे आते रहेंगे कि एटीएम क्या है, एटीएम किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंसेप्ट क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और अब ये क्या हो जाएगा 4 एटीएम, ठीक है ना। तो एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो प्रेशर की यूनिट है। तो अब देखो क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं पहले केस में मैं P1 V1 की वैल्यू निकालूं, फर्स्ट वाले केस में P1 V1 निकालूं तो आ जाएगा 10/1 यानी 1, ठीक है। यानी फर्स्ट वाले केस में मेरे पास इसकी वैल्यू आई 1, सॉरी 10, यूनिट हो जाएगी लीटर एटमॉस्फेयर, ठीक है। मैंने P1/V1 की वैल्यू निकाली है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, है ना, एक मिनट। मैंने क्या कहा आपको, P इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। पहले एक मिनट थोड़ा सा इधर कर लूं मैं। तो अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो यहां पर क्या लगा दूंगा बेटा, K। तो प्रेशर इज, मैंने बताया आपको प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इनवर्स प्रोपोर्शनल साइन का हटाया तो K/V। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, PV इक्वल्स टू K, PV इक्वल्स टू K, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। कब, एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर। और मैं इसको ये भी बोल सकता हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो यहां लिखा हुआ है। तो मैं थोड़ी सी मिस्टेक की मैंने, मेरे को P इंटू V का प्रोडक्ट निकालना है। मेरे को क्या निकालना है, P इंटू V का प्रोडक्ट निकालना है। और ये क्या बोल रहा है, प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी ये प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो K/V आ जाएगा। तो K/V आ गया तो इधर PV ले लिया, PV इक्वल्स टू K आ गया एट गिवन टेम्परेचर। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, अब मैं इन तीनों केस में PV का वैल्यू, तो यहां देखो P1 V1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 इंटू 1, 10 लीटर एटमॉस्फेयर, 10 लीटर एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब यहां पर मैं P2 V2 निकालूं तो P2 V2 भी कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5, 10 लीटर एटमॉस्फेयर। P3 V3 की वैल्यू निकालूं तो P3 V3 आ जाएगा 4 इंटू 2.5, therefore 10 लीटर एटमॉस्फेयर, यूनिट आ जाएगी 10 लीटर। तो यहां पर आपने देखा कि P1 V1 का प्रोडक्ट हमेशा फिक्स रहता है। यहां पर P1 V1 का प्रोडक्ट 10 लीटर एटमॉस्फेयर है, तो यहां पर भी P1 V1 का प्रोडक्ट 10 लीटर एटमॉस्फेयर है, यहां पर भी P1 V1 का प्रोडक्ट 10 लीटर एटमॉस्फेयर है। तो मैं ये कह सकता हूं ना, P1 V1 बराबर है P2 V2 के, P2 V2 बराबर है P3 V3 के, यानी ये सब कांस्टेंट आएंगे। तो ये वाली बात भी क्लियर हो गई आपकी, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, P2 V2 इक्वल्स टू P3 V3 इक्वल्स टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर और एट गिवन टेम्परेचर। तो यहां पर ये था बॉयल्स लॉ बेटा। बॉयल्स लॉ का अपन ने भी इनिशियल पॉइंट डिस्कस किया है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब इसका मतलब ये इनवर्सली रिलेटेड है। तो ये जब इनवर्सली रिलेटेड है तो इस केस के अंदर क्या होगा, इसके जो ग्राफ बनेंगे वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बनेंगे। और अगर जब हम कोई ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं आइसोथर्म। हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, आइसोथर्म। तो अब अगर हम ये लिया मैंने, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस,
यहां मैंने प्रेशर की बात कही, यहां मैं वॉल्यूम ऑफ गैस ले रहा हूं, तो क्या होता जाएगा, और यह है ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं कांस्टेंट टी पे, इसलिए इस ग्राफ का नाम दूंगा मैं आइसोथर्म, इसलिए इस ग्राफ का नाम दूंगा मैं आइसोथर्म। और ये इस तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के जो ग्राफ बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे। ये देखो बेटा, अब यहां पर वॉल्यूम और प्रेशर, तो हमने V1 वॉल्यूम, ये V1 वॉल्यूम था, ये V2 है, ये V3 है। V1 वॉल्यूम 10 लीटर था, ध्यान है आपको, ठीक है, तो वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हो रहा है, और अब प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 P2 P3, तो वॉल्यूम इधर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इधर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, V3 V1 V2 V3। अगर V1 की वैल्यू मैंने 10 लीटर ली थी, तो P1 की वैल्यू क्या थी, उस समय P1 की वैल्यू थी 180, ठीक है। तो अब एक काम कर देते हैं, यहां कर देते हैं वॉल्यूम, कोई बात नहीं, और इधर कर देते हैं प्रेशर, ये ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा 10 लीटर वाला वॉल्यूम V1, फिर वॉल्यूम कम कर दिया था, ये हो गया मेरा 5 लीटर वाला वॉल्यूम, ये हो गया मेरा 2.5 लीटर वाला वॉल्यूम V1 V2 V3। और उस समय V1, तो जब उस समय प्रेशर था P1, फिर प्रेशर था P2, फिर प्रेशर था P3, यानी मैंने जो तो अब जो प्रेजेंटेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बन गया। तो ये P1 V1 की वैल्यू ये थी, अब और फिर P1 V1 की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई थी लीटर एटमॉस्फेयर। इसी तरह से मैं P2 V2 की बात करूं तो V2 हो गया 5 लीटर, ये V2 हो गया 5 लीटर, V2 जब 5 लीटर हो गया तो P2 बढ़कर 2 ATM हो गया। अब P2 V2 का भी जो प्रोडक्ट आ गया, P2 V2 का भी जो प्रोडक्ट आ गया वो 10 आ गया। इसी तरह से V3 की वैल्यू 2.5 लीटर, तो P3 की वैल्यू 4 ATM, और इस केस में P3 V3 की वैल्यू भी हमारे पास 10 लीटर एटमॉस्फेयर आई। तो ये ग्राफ क्लियर हो गया, इसको आइसोथर्म बोलेंगे, और ये गिवन टेम्परेचर पर है, और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V था, इनवर्स प्रोपोर्शनल हटाया तो K आया, तो PV इक्वल्स टू K आ गया। ये जो K है, इस K की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। टेम्परेचर चेंज होने से इसके K की वैल्यू भी चेंज होगी, अदरवाइज गिवन टेम्परेचर पर K की वैल्यू फिक्स रहेगी। तो कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट भी क्या होते हैं बेटा, डिपेंडेंट कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, एक तो होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है, जो, और दूसरे होते हैं कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं जो किसी पे डिपेंड भी करते हैं, जैसे ये वाला कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या है, अभी इसको कंफ्यूज मत करो, मैंने टर्म बोल तो दी, लेकिन इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर में आने वाला है गैस कांस्टेंट आर, जिसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो ये ध्यान रखो, जो बॉयल्स लॉ का जो कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर चेंज होने से K की वैल्यू चेंज होती है। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट K डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस, यानी अमाउंट ऑफ गैस और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। कैसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। एयर एट द सी लेवल इज डेंस बिकॉज इट इज कंप्रेस्ड बाय द मास ऑफ एयर अबव इट, ठीक है, सही बात है कि जो सी लेवल का मतलब, सी लेवल को हम क्या बोलते हैं, सबसे लोएस्ट
लेवल, अर्थ का जो सबसे लोवेस्ट लेवल होता है वो मेडिटेरियन सी लेवल होता है। आप देखते होंगे कि हम जब कभी भी वहाँ रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पर जो बोर्ड लगे हुए रहते हैं या बहुत जगह हम रीड करते हैं कि समंदर तल से ऊंचाई, ठीक है ना, हाइट फ्रॉम सी लेवल, ठीक है। तो सी लेवल लोवेस्ट लेवल होता है और उसके रेस्पेक्ट में ही हम हाइट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो कोई अगर सिटी 200 मीटर है, इसका मतलब ये हुआ उसका हाइट 200 मीटर है, इसका मतलब मेडिटेरियन सी लेवल से उस वो 200 अबव हाइट पर है। तो सी लेवल पर जो एयर होती है वो ज्यादा डेंसर होती है, एयर ज्यादा पास में होती है, कंप्रेस्ड होती है, क्योंकि एयर के ऊपर एयर का ही प्रेशर है। अब आप बोलोगे सर आप ये क्या बोल रहे हो, एयर के ऊपर एयर प्रेशर है, तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आपने बहुत सारे पार्टिकल भर रखे हैं, वो पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। वो पार्टिकल काजू हो सकते हैं, बादाम हो सकते हैं, चने हो सकते हैं, मूंगफली हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एप्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जो लोअर लेयर होगी उस बॉक्स के अंदर पार्टिकल्स की, वो सबसे ज्यादा दबाव, सबसे ज्यादा प्रेशर फील करेगी, क्योंकि उसके ऊपर दूसरी लेयर्स हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, यही बात गैस के लिए हो गई कि गैस तो एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड तक फैली हुई है। तो जो बॉटम लेवल है गैस का, बॉटम लेयर्स हैं गैसेस की, वो तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील करेगी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी गैस है। जैसे एक एप्पल का बॉक्स है, ठीक है, उस एप्पल के बॉक्स में 15 लेयर्स हैं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4, 5। तो डेफिनेटली जो नीचे की 3-4 लेयर्स होगी वो बहुत ज्यादा फोर्स फील करेगी, क्योंकि नीचे की 3-4 लेयर्स के अगर नीचे की 3-4 लेयर्स के ऊपर की 10-11 लेयर्स का भी तो पूरा दबाव पड़ा हुआ है, तो बॉटम लेयर हमेशा कंप्रेस्ड होती है। तो सुनना, ये लिखा हुआ है, एयर एट द सी लेवल इज डेंस बिकॉज इट इज कंप्रेस्ड बाय द मास ऑफ एयर अबव इट, जो उसके ऊपर है। However, the density and pressure decrease with increase in altitude, ठीक है। क्योंकि अब जैसे जैसे वो ऊपर आता जाएगा बेटा, जैसे जैसे क्या आता जाएगा, जैसे जैसे हम ऊपर वाली लेयर की बात करें, अब यही हम एप्पल के अंदर जो ऊपर की तरफ जो लेयर्स हैं, ठीक है, 15 लेयर्स हैं, तो ऊपर वाली जो 13 लेयर है, 14 लेयर है, 15 लेयर है, इस पे इतना प्रेशर होगा नहीं। तो गैस तो फिर गैस के ऊपर अगर प्रेशर नहीं होगा, गैस कंप्रेस नहीं होगी, गैस को कोई दबाने वाला नहीं होगा, तो एक्सपांड हो जाएगी। तो देखो यही कुछ लिखा हुआ है, एयर एट द सी लेवल इज डेंस बिकॉज इट इज कंप्रेस द मास ऑफ एयर अबव इट, हाउएवर द डेंसिटी एंड प्रेशर डिक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, ठीक है। हायर एल्टीट्यूड पे कम हो जाएगी, गैस का दबाव कम होगा, प्रेशर कम होगा। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट माउंट एवरेस्ट इज ओनली 0.5 atm. The decrease is pressure at higher altitude cause altitude sickness because of decreased oxygen intake in each breathing. अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी होती जा रही है। तो यही है कि हायर एल्टीट्यूड पर हम ब्रीथिंग प्रॉपर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पे जो गैस है वो ज्यादा डेंसर नहीं है, ज्यादा हाई प्रेशर वाली नहीं है, ठीक है। तो अब हम बॉयल्स लॉ को थोड़ा और डिस्कशन करना है, वो नेक्स्ट क्लास में बॉयल्स लॉ को डिस्कस करते हुए चार्ल्स एमिल्टन लॉ, एवोगैड्रो लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।